हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप नेट एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राइम कोर्स कॉमर्स के अंतर्गत ऑडिटिंग, जिसका हम लोग एपिसोड नंबर 2 डिस्कस करेंगे। एपिसोड नंबर 1 हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया था। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा और साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल का। आज के वीडियो में अभी तक हम ऑडिटिंग में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको हम बता रहे थे। साथ ही आपका जो ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट है उसके एडवांटेज क्या है, डिमेरिट्स क्या है और अदर कुछ कॉन्सेप्ट थे जिसे हम लोग पिछले लेसन्स में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग इंटरनल कंट्रोल या फिर इसके जो ऑडिटिंग टूल्स हैं या फिर ऑडिटिंग जब किया जाता है उस समय इसके बहुत ज्यादा योगदान होते हैं, उन पर फोकस करेंगे। इंटरनल कंट्रोल एक सिस्टम है जो कि मैनेजमेंट के द्वारा अपने बिजनेस में सेटअप किया जाता है। वेरियस एक्टिविटीज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रॉपर तरीके से चल सके, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल सके, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है। जैसे कि एक बिजनेस में अगर हम सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं तो इस आधार पर सारे बिजनेस में रिकॉर्डिंग होते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट हो, फैक्ट्री का पार्ट हो या फिर किसी भी चीज का। अगर उसके प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है तो फ्यूचर में अगर किसी तरह का दिक्कत होती है, फ्रॉड होते हैं, एरर होते हैं, तो उसे फाइंड आउट करने में आसानी होगी। जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उसका आपको गेट पर ही अगर एक गार्ड के द्वारा उसका रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, उनका डिटेल लिया जा रहा है, तो किसी तरह का मिस एप्रोप्रिएशन, फ्रॉड और एरर होते हैं तो उसे भी फाइंड आउट करना आसानी होगी। तो ये सारे इंटरनल कंट्रोल के ही पार्ट है। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल में सिर्फ इंटरनल चेक भी एक आपका इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है, जिसे आगे हम लोग देखेंगे। इंटरनल ऑडिट भी एक इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वेरियस एक्टिविटीज है जिसके माध्यम से हम अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए इंटरनल कंट्रोल बनाते हैं। और वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को सेफ्टी चाहते हैं, किसी भी तरह का एरर, फ्रॉड नहीं होना चाहते हैं, तो इंटरनल कंट्रोल बनाना जरूरी है। पिछला सेशन में भी हमने एग्जांपल लिया था कि आप अपने बिजनेस में जो भी इंप्लॉय आते हैं तो उनका बायोमेट्रिक सिस्टम लेना। आज के डेट में देखिएगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया है। पहले क्या होता था कि आते थे, आप नहीं भी आते थे तो आपके बदले दूसरे कोई सिग्नेचर करके आपके प्रूफ देते थे कि आप आए हुए हैं। लेकिन अब बायोमेट्रिक सिस्टम होने से उसके रिगार्डिंग एक एक्यूरेसी इंक्रीज कर गया, जिससे कि बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी है और अदर फैक्टर को भी वहां पर बेनिफिट मिलते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल एक सेफगार्ड है जो कि आपका एसेट्स और जो भी आपका रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग है उसको इंक्रीज करता है। इन अदर वर्ड बोल सकते हैं कि ओवरऑल कंट्रोल जो अडॉप्ट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसे हम लोग इंटरनल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटरनल कंट्रोल जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑडिटर को जब ऑडिटिंग किया जाता है उतना ही उसके लिए बेनिफिशियल होता है कि वो टेस्ट चेक मतलब कि सैंपलिंग के बेसिस पर वो सारे ऑडिटिंग का मतलब कि बहुत सारी चीजों का, जब मान लीजिए लाखों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो रैंडमली हम लोग अगर देखते हैं कि इस बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो कुछ ही सैंपल को हम लोग कलेक्ट करके उसे चेक करके उसके ऑडिटिंग रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो ऑडिटर को ये भी ध्यान रखना है कि इस बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल कितना सही है और कितना सही मैनर में है, उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। और एक बेनिफिट तब हो जाता है जब उस बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल अच्छा है। फीचर्स क्या क्या है इंटरनल कंट्रोल का? तो सबसे पहला तो ये फीचर्स है कि इंटरनल कंट्रोल जो बनाया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है, मतलब कि ऑडिटर के क्लाइंट के द्वारा ये बनाया जाता है। साथ ही आपका इट कंप्राइजेस टू प्लान, मेथड, प्रोसीजर्स फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। इसके बाद आपका इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, अकाउंटिंग सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। साथ ही आपका इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट, ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया है। इट इंटेंडेड टू हेल्प द मैनेजमेंट टू रन द बिजनेस इफिशिएंटली। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंटरनल कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव है, ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो प्रॉपर वे से रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, उन चीजों के एक्यूरेसी के बारे में वो फोकस करता है। साथ ही आपका जो भी ट्रांजैक्शन है, सी दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट ओनली ऑन अकाउंट ऑन द सेक्शंस ऑफ द अथॉरिटी।
सी द मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजन आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, मतलब कि इंटरनल कंट्रोल से आप ये भी देख सकते हैं कि जो भी डिसीजंस या फिर जो पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं मैनेजमेंट के द्वारा, वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही आपका इंश्योर इफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, साथ ही आपका इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस पर्सनल एसेट्स, और जो सेफगार्ड है आपका एसेट्स के रिगार्डिंग, सेफगार्ड है आपका इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड टू इंश्योर द पीरियोडिकल वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स। फिर आपका एक इसेंशियल, एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल के इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो जो भी इंटरनल कंट्रोल है वो सही कब माना जा सकता है, तो ऑडिटर को तो ये भी चेक करना है ना कि कब हम मानेंगे कि इस बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल सही होगा। तो सबसे पहले तो ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटरनल कंट्रोल बनाया गया है क्लियर और वेल डेवलप्ड होना चाहिए। साथ ही आपका देयर शुड बी कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्थी पर्सनल फॉर सक्सेस ऑफ द बिजनेस। साथ ही आपका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इंटरनल कंट्रोल में भी ये चीज ध्यान रखना है कि ड्यूटीज सिर्फ एक ही बंदे की न मिले। जैसे कि अगर हम बात करें कैशियर हैं, फंड कलेक्ट कर रहे हैं, अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चीजों को ध्यान में अगर रखें तो मान लीजिए मिस्टर ए है जो कि एक बिजनेस का कैशियर है, लेकिन इसके द्वारा ही सारे काम हो रहे हैं। कस्टमर से जो पेमेंट रिसीव करना है मिस्टर ए के द्वारा ही किया जा रहा है, इसका रिकॉर्डिंग भी मिस्टर ए ही कर रहा है, इसका जो फिजिकल काउंटिंग है एट द जो क्लोजिंग डेट के समय वो सारे मिस्टर ए ही कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो मिसकंडक्ट है या फिर फ्रॉड है, एरर है, ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। लेकिन आपका अगर ड्यूटीज अगर बटा हुआ है, जैसे कि मिस्टर ए से सिर्फ रिसीव करता है, उसके बदले जो रिकॉर्डिंग है मिस्टर बी के द्वारा किया जाता है, क्लोजिंग डेट को इसका जो क्लोजिंग फिजिकली वेरिफिकेशन है मिस्टर सी के द्वारा किया जाता है, फिर इसके बाद फिर रिकॉर्डिंग जो किया जाता है मिस्टर डी के द्वारा, तो ये ड्यूटीज अलग अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर फ्रॉड एरर करना मुश्किल हो जाता है। फिर आपका फिजिकल हैंडलिंग ऑफ द एसेट्स मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मतलब कि फिजिकल वेरिफिकेशन भी अलग से हो, अलग बंदे के द्वारा किया जाए, और जो रिकॉर्डिंग जो करना है वो अलग किसी और के द्वारा किया जाए। तो वो एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल माना जाता है। देयर शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज, दोनों अलग अलग होने चाहिए। साथ ही आपका देयर शुड बी वेल डेवलप्ड एंड एडुक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए अच्छे तरीके से। साथ ही आपका देयर शुड बी अ साउंड सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द अकाउंट, अच्छा होना चाहिए। साउंड मतलब यहाँ पर अच्छा हम लोग कंसीडर करते हैं, गुड होना चाहिए। देयर शुड बी इफेक्टिव इंटरनल चेक सिस्टम, जो अभी हम बता रहे थे सिर्फ इंटरनल चेक हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपका गुड ऑडिट सिस्टम भी होना चाहिए। साथ ही आपका अब इंटरनल कंट्रोल एक बार बना दिया गया, ऐसा नहीं है कि वो ईयरली उसमें रिव्यू नहीं किया जाए। अब इंटरनल कंट्रोल हमने बना दिया, सभी सही तरीके से बनाया, तो उसमें टाइम टू टाइम उसमें मिसकंडक्ट होते रहते हैं। अगर मान लीजिए आपका सिंगल कोई एक इंप्लॉय तो इसमें मिसकंडक्ट या फिर एरर फ्रॉड नहीं कर सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए बिजनेस के 3 से 4 इंप्लॉय मिलके ये फ्रॉड करना चाहते हैं, तो जब इस तरह के फ्रॉड होते हैं तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, वो लगा दिया गया, अभी 5 ईयर्स बीत गए लेकिन अभी तक उसे रीचेक नहीं किया गया, रिव्यू नहीं किया जा रहा है, तो इसीलिए जरूरी है कि जो इंटरनल कंट्रोल बना दिया गया है टाइम टू टाइम एक फिक्स्ड पीरियड में उसे रिव्यू भी करना जरूरी है, वही एक इंटरनल कंट्रोल अच्छा होता है। एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, बिजनेस के लिए अलग हो सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 2 फोकस करेंगे, बिजनेस के लिए और एक आपका ऑडिटर के लिए। तो ऑडिटर के लिए तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर एक बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो इसे हेल्प मिलेगा। ऑडिटर को बहुत सारे काम जो है आपका सैंपलिंग के मेथड पर, टेस्ट चेकिंग के बेसिस पर करेगा और उसके काम बहुत सारे कंप्लीट होंगे अच्छे तरीके से। साथ ही आपका जो ऑडिटिंग को फ्रेमवर्क करना है, ऑडिटिंग जो प्लानिंग किया जाता है उस समय भी हेल्प मिलती है। बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, तो इसमें रिलायबिलिटी जो है, एक्यूरेट जो डाटा वगैरह होते हैं वो सही तरीके से लिए जाते हैं और ज्यादा पॉलिसीज और जो प्रोसीजर है उसे फॉलो किया गया है नहीं किया गया है, उन सारे चीज को। साथ ही आपका जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है वो भी प्रमोट होता है। साथ ही आपका हेल्प टू अटेंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, अब अगर आपके बिजनेस में सब सही तरीके से चल रहा है तो जो आपका बिजनेस का
गोल है, अचीव करना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्निंग करना चाहते हैं, या फिर जो भी है वो आप सही तरीके से चलता है आपका बिजनेस, आपके एसेट्स का एक तरह से सेफ गार्डिंग का काम करता है, और जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया गया है उसमें भी रिलायबिलिटी इंश्योर होती है। लिमिटेशन लेकिन इसका क्या क्या है? सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है, डिमेरिट ये है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। किसी भी चीज का इंटरनल कंट्रोल जब आप बनाते हैं ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉय के बदले आपको 10 एम्प्लॉय रखना पड़ रहा है सिर्फ यही इंश्योर करने के लिए, तो उनका पहले एक सैलरी देना पड़ता था, अब 10 एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब कि ये छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बिजनेस होते हैं, उनके लिए मुश्किल है। फिर आपका ट्रांजैक्शंस ऑफ अनयूजुअल नेचर में नॉट बी सब्जेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल। अनयूजुअल नेचर जो सामान्य है होगा ही, वो उसे रोकना इंटरनल कंट्रोल से मुश्किल है। ह्यूमन एरर्स सबसे ज्यादा है कि ह्यूमन एरर्स ऐसा, ह्यूमन में बहुत सारी चीजें होते हैं अनइंटेंशनली, मतलब जो जानबूझ के नहीं किया गया है, और ह्यूमन एरर्स हर जगह देखा जाता है, तो उसे इंटरनल कंट्रोल कैसा भी बना दिए वो रोकना मुश्किल है। लिमिटेशन ऑफ प्रिवेंटिंग फ्रॉड कमिटेड थ्रू द कोलिजन बिटवीन पर्सन, मतलब कि ग्रुप में, जैसा कि अभी एग्जांपल बता रहे थे, ए बी सी, ए बी इंडिविजुअल का भी फ्रॉड नहीं करेगा अगर अच्छा इंटरनल कंट्रोल है तो, लेकिन अगर ग्रुप के एक ब्रांच है, ग्रुप ब्रांच के सारे मैनेजर से लेके इंप्लॉय से लेके छोटा से लेके पियून से लेके सारे मिलकर फ्रॉड करना चाहते हैं, तो उसे रोकना, किसी भी तरह का इंटरनल कंट्रोल बनाइए, उसे रोकना मुश्किल है। इट मे नॉट बी कीप पेस विद द चेंज ऑफ इन द कंडीशन, मतलब कि आपका ये सिचुएशन के साथ वो चेंज होते रहता है, उसी के लिए हमने बताया था कि इसको रिव्यू करने का भी जरूरत है। तो ये आपका इंटरनल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट था जिसको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग इंटरनल चेक, जो आपको आया था इंटरनल ऑडिट, उसे हम लोग देखते हैं। इंटरनल चेक, इंटरनल चेक आपका हम लोग जनरली एक इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है, इसे हम लोग यूज करते हैं आपका इन द सेंस कि जब इंटरनल चेक को हम लोग उस जगह अप्लाई करते हैं, खासकर अकाउंटिंग के सिस्टम में, जब एक ही ट्रांजैक्शंस को या फिर जो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, एक ही ट्रांजैक्शंस को बार बार किसी अदर इंप्लॉय के द्वारा, जैसा कि अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ए बी सी डी 4 इंप्लॉय हैं, 4 क्लर्क हैं। पहले क्या होता था, इस बिजनेस में सिर्फ एक ही क्लर्क था और वो सारे रिकॉर्डिंग भी करता था, फिजिकल वेरिफिकेशन भी करता था, काउंटिंग भी करना था, रिकॉर्डिंग भी करना था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मिस्टर ए के द्वारा रिसीव किया जा रहा है, इसका रिकॉर्डिंग मिस्टर बी कर रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन डी सी के द्वारा किया जा रहा है, और क्लोजिंग डेट को सारा रिकॉर्डिंग वगैरह डी के द्वारा किया जाता है। तो ये इंटरनल चेक का पार्ट है। Internal check is a method of organizing the account system of a business concern or a factory where the duties जो है आपका different clerks are arranged, इस तरीके से अरेंज किया गया है कलर्स के बीच में ड्यूटीज in a such way that the work of one person is automatically checked by another। अब ए ने रिसीव किया 20,000, तो बी के द्वारा इसके रिकॉर्डिंग किया गया, तो एक ए ने कितना रिसीव किया वो बी के द्वारा वेरीफाई कर दिया गया। अब बी इसका रिकॉर्डिंग करेगा तो सी के द्वारा ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो सी ये भी इंश्योर कर रहा है कि बी ने जो हमें डाटा दिया है वो एक्यूरेट दिया है। क्लियर है? तो मतलब कि इस तरह से यहाँ पर सिस्टम बन रहा है कि जो एक फंड रिसीव हो रहा है, ए भी उसे देख रहा है, बी भी उसे देख रहा है, सी भी देख रहा है और डी भी देख रहा है एक ट्रांजैक्शंस को। मतलब कि यहाँ पर इस तरह से सिस्टम बना दिया गया कि एक का वर्क दूसरे के द्वारा चेक किया जा रहा है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा इंटरनल कंट्रोल है जो कि इंटरनल चेक का पार्ट है, ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर, एंड दिस द पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्रॉड, और जो एरर है, इरेगुलरिटी है, इज मिनिमाइज्ड, खत्म तो नहीं किया जा सकता है। हमने बोला था ह्यूमन एरर वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं अनयूजुअल नेचर, लेकिन इसे मिनिमाइज्ड बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अनलेस देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द क्लर्क्स, वही ग्रुप में एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है जो आपको यहाँ पर हमने बताया था। इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं इंटरनल कंट्रोल का, तो इंस्टीट्यूटिंग मतलब कि इनिशिएट स्टार्टअप ऑफ द चेक्स ऑन डे टू डे ट्रांजेक्शन, मतलब कि आपका हर डे का ट्रांजेक्शन आपको चेक करने की जरूरत है। कंटिन्यूअस जो
These checks operates continuously a part of routine system। ऐसा नहीं कि ये चेक जो कर रहे हैं कि जब इनिशियल ईयर आया या फिर जब ऑडिटर आ रहा है या फिर जो सिस्टम एम्प्लॉय आ रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ रहे हैं, सिर्फ उसी समय बना। पूरे होल ईयर में आपको डे टू डे रूटीन सिस्टम के अंदर शामिल होना चाहिए, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। Work of each person is mandatory completed to the work of the another. The objective of such allocation of the duties is that no one has an exclusive control over any transactions। अब नेक्स्ट है आपका इंटरनल ऑडिट। एक होता है आपका एक्सटर्नल ऑडिट, जो हम अभी तक स्टडी करते आ रहे थे। एक्सटर्नल ऑडिट का तो मीनिंग आप समझ रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट पर्संस के द्वारा, जिसे हम लोग चार्टेड अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं, वो क्लाइंट के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जो एजीएम वगैरह में अपॉइंट होते हैं, और उनके द्वारा ऑडिट कराया जाता है बाहर के इंडिपेंडेंट पर्संस के द्वारा, एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा। उसे हम लोग एक्सटर्नल ऑडिट के नाम से जानते हैं, जो कि लॉ के तहत किया जाता है। अब इंटरनल ऑडिट क्या होता है? तो इंटरनल ऑडिट एक इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है। तो इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है, तो एक चीज आपको ध्यान में आ रहा होगा कि इंटरनल कंट्रोल क्या था, तो ये मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। तो इंटरनल ऑडिट भी आपका मैनेजमेंट के द्वारा, खुद अपने एम्प्लॉय के द्वारा करवाया जाता है, कोई इंडिपेंडेंट पर्संस नहीं होता है। क्लियर है? इंटरनल ऑडिट इज अ रिव्यू ऑफ द ऑपरेशंस एंड रिकॉर्ड्स। मतलब कि एक्सटर्नल ऑडिटर के आने से पहले जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं मैनेजमेंट के द्वारा, तो मैनेजमेंट खुद से भी इंश्योर होना चाहता है। उसका कोई ये इंटेंशन नहीं था कि हम खुद से प्रॉफिट को कम दिखाएं या फिर किसी तरह का फ्रॉड करें। वो तो बिजनेस में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसलिए वो सोच चाहता है कि हम ऑडिटर को, चूंकि एक्सटर्नल ऑडिटर को बहुत सारे काम होते हैं, पूरे बिजनेस को चेक करना होता है और टाइम पर भी रिपोर्ट पेश करना होता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं और रिव्यू करने के लिए मैनेजमेंट खुद से एक अपना एम्प्लॉय अकाउंटेंट अपॉइंट करता है, जो इसके वर्क को रिव्यू करता है। क्लियर है? उसे हम लोग इंटरनल ऑडिट के नाम से जानते हैं। विद इन अ बिजनेस बाय स्पेशली असाइंड स्टाफ ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस पर। इंटरनल ऑडिट हैज बीन, ये आपका कंटिन्यूअस बेसिस क्या क्या हो सकता है? कंटिन्यूअस बेसिस मंथली भी हो सकता है, 50 डेज पर। मान लीजिए आपका 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, और 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए या फिर 30 अप्रैल तक जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए, उसको एक बार रिव्यू कर दिया जाए इंटरनल ऑडिट के द्वारा। फिर उसी तरह हर मंथ का करवा दिए, फिर इसी तरह फिर फाइनली जब 12 मंथ्स का हो जाता है तो उसका भी एक बार हम लोग चेक करवा दिए। तो ये सारे आपका इंटरनल ऑडिट के अंतर्गत आता है, और फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तैयार किया जाता है, जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा इसे चेक किया जाता है। फिर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट को यहां पर डिफाइन किया गया है, इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ द एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिव्यू। एक तरह से यहां पर रिव्यू वर्ड यूज हम लोग कर रहे हैं, आपका अकाउंटिंग, financial and other business practices as a protective and constructive arm of the management. It is a type of control which functions by measuring and evaluating the effectiveness of the various type of control. Therefore, it is clear that internal audit not only include the verification of accounting matter but also the financial and other matter. Other matter को भी शामिल करते हैं। जनरली हम यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ध्यान रखें, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इंटरनल ऑडिटर आता है तो हर चीज को वो चेक करता है जो बिजनेस में चल रहे हैं, जिसका लेखा जोखा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आधार पर तय किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है आपका वेरीफाई करना, जो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग तैयार किया गया है, स्टैटिकल रिकॉर्ड जो प्रेजेंट किया गया है टू द मैनेजमेंट, उसके करेक्टिवनेस को वेरीफाई करना, उस पर आपका अपना कमेंट देना इफेक्टिवनेस के रिगार्डिंग जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, चूंकि अब रिव्यू किया जा रहा है तो इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी पता चलेगा, तो एक तरह से वो भी आपका एक इफेक्टिवनेस के बारे में पता चलता है, जो कि पता चलने पर मैनेजमेंट उसमें सुधार कर सकता है। फैसिलिटेट द अर्ली डिटेक्शंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ एंड प्रिवेंशन ऑफ द फ्रॉड। एक्सटर्नल ऑडिटर के आने से पहले, अगर पहले से ही अगर इंटरनल ऑडिट कराया जा रहा है तो ये आपका डिटेक्ट कर दिया जाता है और उसे टाइमली प्रिवेंट भी किया जा सकता है अर्लियर।
to ensure the standard accounting practices to be followed by the organization are strictly followed, to confirm the liabilities have been incurred by the organization, मतलब कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो प्रिंसिपल्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसे फॉलो किया जा रहा है या नहीं। फिर आपका जो लाइबिलिटीज है बीन इंकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ लीजिटिमेट एक्टिविटीज, साथ ही आपका एग्जामिन द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू एसेट्स एंड यूजेस टू विच दे आर पुट। अब नेक्स्ट आपका हम लोग वाउचिंग, ये तो आपका था इंटरनल कंट्रोल के अंतर्गत इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या होता है, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कितना बेनिफिशियल है, आखिर वो क्यों जरूरी है बिजनेस में, उन सारे के बारे में हम लोग स्टडी किए। अब यहाँ पर दो चीज और स्टडी हम लोग आज के वीडियो में करेंगे, वो है आपका एक वाउचिंग और एक वेरिफिकेशन, जो आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन भी किया हुआ है। ये छोटा सा टॉपिक है, इसे आप अच्छे से समझिएगा, लेकिन प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वाउचिंग क्या होता है? तो वाउचिंग ये सीधा वाउचर से ये वर्ड बना हुआ है। वाउचर्स मतलब क्या होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार किया जाता है, तो किसी भी वाउचर्स के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि आपका जो बिल्स हो गए, स्टेटमेंट हो गए, इनवॉइसेस हो गए, रिसिप्ट्स हो गए, मिनट बुक हो गए, जो मिनट बुक मतलब कि जो रिकॉर्डिंग किया जाता है, तो उन सारे के आधार पर एक तरह से बोल सकते हैं कि जो भी ओरिजिनल एविडेंसेस हैं, ओरिजिनल एविडेंसेस तो यही होंगे जिनके आधार पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग यहाँ पर वाउचर्स को बोलते हैं। और इन्हीं को केयरफुली चेक करना, इनको केयरफुली जांचना, चेक करना वाउचिंग के नाम से जाना जाता है। अब इसे क्यों जांचा जाता है? तो आखिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन्हीं ओरिजिनल एविडेंसेस के बेसिस पर बनाए गए हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मान लीजिए दिखा जा रहा है कि रेंट 20,000 पे किया गया, अब एक्चुअली में ये 20,000 पेड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, अगर इसको ऑडिटर को वेरीफाई करना है तो जो ओरिजिनल रिसिप्ट्स है उसी को तो चेक करना होगा कि रिसिप्ट्स जो दिया गया था या फिर जो इनवॉइसेस रिसीव हुआ है वो आखिर कितना का रिसीव हुआ है, तभी पता चल पाएगा। तो ओरिजिनल एविडेंसेस का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि एक्यूरेसी जो है आपका इंक्रीज करता है। इसी के तो आधार पर ऑडिटर लास्ट में अपना माइंडसेट को यूज करता है और अपना ओपिनियन देता है। अब मान लीजिए सारा डाटा मिल रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन उसको वेरीफाई ऑडिटर कैसे करे? ये ओरिजिनल एविडेंसेस है ही नहीं, तो कैसे वेरीफाई किया जा सकता है? तो उन चीजों के लिए ओरिजिनल एविडेंसेस होना जरूरी है, जिससे कि एक्यूरेसी इंक्रीज करे, उसे ऑडिटर अच्छे से वेरीफाई करे। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है वाउचिंग्स का? तो टू सी द ऑल ट्रांजैक्शंस कनेक्टेड विद द बिजनेस हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल वो सही है आपका। एस्टेब्लिश्ड दैट नो ट्रांजैक्शन व्हिच इज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस has been recorded to verify that all recorded entries are genuine, वो सही हो। अब यहाँ पर वाउचर्स के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं, वाउचर्स होते क्या हैं। तो कुछ वाउचर्स को यहाँ पर प्राइमरी में शामिल किया जाता है और कुछ आपका कोलैटरल। कोलैटरल मतलब होता है सपोर्टिंग वाउचर्स। सपोर्टिंग मतलब सीधा सा जो ओरिजिनल वाउचर्स नहीं है, ओरिजिनल वाउचर्स जब नहीं होता है उनके बदले, जैसे कि बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनल वाउचर नहीं था तो लेकिन मैनेजमेंट ने उसे अपने रिटेन एक कंसेंट लेटर दिया कि हाँ हम अपने तरफ से ये रिटेन कंसेंट देते हैं कि जो ये 20,000 रेंट पे किया गया है वो बिल्कुल सही है और पे किया जा चुका है। तो ये रिटेन कंसेंट यहाँ भी प्रूफ मिला है, लेकिन एक तरह से सपोर्टिंग मिला है। इसी पर एक्यूरेसी अगर पूछा जाए तो जितना ओरिजिनल एविडेंस से मिलता इस पर उतना एक्यूरेसी नहीं मिल पाता। ये आपका कोलैटरल होता है। अब यहाँ पर कॉपीज वगैरह भी यूज कर सकते हैं। प्राइमरी में आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, इनवॉइस जो परचेस का है, सेल्स का है, वो सारे। कोलैटरल में आपका ओरिजिनल वाउचर्स नहीं होते हैं, उनके जगह कॉपीज यूज किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है सब्सिडियरीज के रूप में। वाउचर्स जो भी आपका एक रिसीव हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, वेस्ट सीट हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, कोरोस्पेंडेंस होता है, बैंक पे रिसीव हो सकता है, मिनट बुक रिकॉर्ड हो सकता है। ये सारे वाउचर्स के एग्जाम्पल हैं। जब हम वाउचिंग्स पढ़ते हैं तो ऑडिटर वाउचिंग को चेक करते वक्त यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें बस इतना आपको बताया गया है इस स्लाइड में कि जब एक ऑडिटर वाउचिंग करता है किसी डॉक्यूमेंट्स को, मान लीजिए आपका पे इन स्लिप है, उसको चेक कर रहा है,
तो जो पे इन स्लिप को चेक किया जा रहा है तो ऑडिटर को क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। While examine vouchers, the following points should be noted by the auditor. इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हम यहाँ पर सारे पॉइंट को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ पॉइंट को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहला, जैसे कि आपका अगर मान लीजिए पे इन स्लिप को जांच किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये आपको देखना है कि वो डेट जिस फाइनेंशियल ईयर का आप चेक कर रहे हैं, ऑडिटिंग कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर का है वो या नहीं है। सबसे पहला तो ये आपको चेक करना होगा, डेट चेक करना होगा। दूसरा, आपका सीरियल नंबर चेक करना होगा। सीरियल नंबर, मान लीजिए आपका 101 से ये पे इन स्लिप स्टार्ट होता है, रिसिप्ट दिया गया था, तो 101 से लेके मान लीजिए आपका 500 तक ये वाउचर्स है, इसमें दिया हुआ है पे इन स्लिप में, लेकिन बीच में एक दो मिसिंग है, तो उसको भी तो चेक करना जरूरी है। तो इन सारे सीरियल नंबर को चेक करना जरूरी है। और ये क्यों मिसिंग है, इसका मैनेजमेंट से उत्तर लेना, इंप्लॉय से आंसर लेना भी जरूरी है। तीसरा, आपका इसमें आपका जो भी स्टाम्प्स वगैरह है, मान लीजिए कोई वाउचर से, तो वाउचर से तो, या फिर मान लीजिए कोई आपका एफिडेविट है या फिर किसी तरह का फॉर्म है, तो स्टाम्प है या नहीं है, उन सारे चीज को भी चेक करना। बिजनेस का स्टाम्प होता है, सील वगैरह होता है, कॉमन सील वगैरह, उसका यूज किया गया है या फिर नहीं किया गया है, उससे क्या होगा कि अथॉरिटी इंक्रीज करेगा। और जो उसके अथोराइज्ड पर्सन है, कैशियर है, उसका सिग्नेचर उस समय जो कैशियर था उस बिजनेस में, वो उसके द्वारा ही किया गया है या फिर किसी अदर पर्सन के द्वारा, तो इन सारे चीजों को चेक किया जाता है। और भी यहाँ पर बहुत सारे सेवरल पॉइंट है जिसे आप देख सकते हैं, जो हमने डिस्कस किया है उसी से मिलता जुलता यहाँ पर पॉइंट है। जो अमाउंट पेड किया गया है एपियर्स वर्ड में भी सेम होना चाहिए, फिगर में भी सेम होना चाहिए। तो अगर दोनों में डिफरेंसेस है, मान लीजिए वर्ड में लिखा हुआ है आपका 5000, लेकिन आपका जो फिगर में जो लिखा हुआ है आपका 5000, लेकिन आपका जो वर्ड में लिखा हुआ है आपका 5050 रुपीज लिखा हुआ है, 50 रुपीज, तो ये वर्ड में लिखा हुआ है। तो आखिर दोनों में डिफरेंसेस क्यों है, उन चीजों के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करना ये जरूरी है ऑडिटर को। जो भी मिसिंग वाउचर्स है, जैसे कि हमने अभी बताया था, उन सारे चीजों पर भी ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट थे जिसको आपको देखना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वाउचर्स का किया जाता है, उसी तरह वेरिफिकेशन जो किया जाता है, जो भी बिजनेस में एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, उसको फिजिकली वेरीफाई करना, फिजिकली काउंट करना। अब स्टॉक में दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिख रहा है कि अभी हमारे स्टॉक में 500 यूनिट आइटम अभी रिमेनिंग बचे हुए हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लोजिंग जो स्टॉक था वो 500 यूनिट का था, लेकिन जब ऑडिटर इसे वेरीफाई करता है, फिजिकली वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि सही में वो है या फिर नहीं है। तो फिजिकली वेरीफाई करता है तो पता चलता है कि ये 450 यूनिट ही है। तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं, तो वो भी पता करना चाहिए। बिल्डिंग दिख रहा है 200 करोड़ का, जो बैलेंस शीट में दिखाया गया है, लेकिन पता चला कि ये तो क्या सचमुच में बिजनेस ही उसका रियल ओनर है या फिर नहीं है, उसको भी वेरीफाई करना जरूरी है। अगर वो लीज पर लिया गया है तो आखिर क्यों उसके बारे में विवरण नहीं दिया गया है बैलेंस शीट के फुट नोट्स में, तो उसके बारे में भी आपको हर चीज वेरीफाई करना है। तो ये चीजें हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज में करते हैं। We can say that verification is a process by which the auditor satisfy himself not only about the actual existence चेक करना ही है, साथ ही उसका पोजीशन, जैसा कि हमने बिल्डिंग के बारे में बताया, ओनरशिप बिल्डिंग के बारे में बताया, इसका वैल्यूएशन भी। आखिर मान लीजिए कंपनी के पास अभी मशीनरी है 100 करोड़ का, अब ये एक्चुअल में ये 100 करोड़ का वैल्यूएशन किया गया है, 100 करोड़ का दिखाया जा रहा है, क्या सचमुच में उसका वैल्यू वही है या फिर डिफरेंट है, उन चीजों को भी स्वेयर करना, उसको चेक करना जरूरी है, वो वेरिफिकेशन के अंतर्गत आता है। Satisfy himself not only about the actual existence, possessions, ownership and valuation, but also ensure that the assets are free from the charge or lien। क्लियर है? वेरिफिकेशन जब एसेट्स का किया जाता है तो उनसे बहुत सारे पॉइंट है जिसको ऑडिटर को ध्यान में रखना है। फिर आपका जैसे कि बैलेंस शीट में साथ ही आपका वेरीफाई करना है इसके एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग, सेटिस्फाई होना है आपका फ्री फ्रॉम एनी चार्ज ऑफ मॉर्गेजेस, वेरीफाई करना है वैल्यू के रिगार्डिंग, और जो एसेट्स एक्वायर किया गया है बिजनेस में उसके भी रिगार्डिंग।
फिर आपका वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग में कुछ डिफरेंसेस बताया गया है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है उसी के अनुसार होता है, जिसमें कि आपका वाउचिंग आपका एक डॉक्यूमेंट्स होता है जबकि आपका वेरिफिकेशन एसेट्स का किया जाता है। और भी यहाँ पर कुछ पॉइंट है इसे आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको वहां पर सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां पर डायरेक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना।